प्रेसिडेंट पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बना कर पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो बनता है, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से। पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव ऑर्गन है हमारे देश का, यूनियन गवर्नमेंट का। और ये जो है कि बहुत बड़ा मतलब सदन होता है, प्री एमिनेंट है वो। ये सेंट्रल पोजीशन जो है कि इंडियन डेमोक्रेसी में इसका है, ये बात हम लोग जानते हैं। और जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये पॉलिटिकल सिस्टम के तहत जो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारा है, ये वेस्टमिंस्टर मॉडल पे जाना जाता है। ये वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट कहलाता है। डू यू नो व्हाट इज द वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट? यस सर, ये यह आपका सब ब्रिटेन का ये कॉन्सेप्ट लंदन था। लंदन लंदन का जो है क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है, ये ब्रिटेन का। लंदन का जो पार्लियामेंट है वो वेस्टमिंस्टर जगह एक नाम है, वहीं पे अवस्थित है। इसलिए जो है कि उसको वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ द पार्लियामेंट बोलते हैं। इसमें और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आर्टिकल 79 से 122 बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है ये पार्लियामेंट का, इसको हम लोगों को पढ़ना है। स्टार्ट कहाँ से होगा? 79 बात करता है संसद, और 79 उसके बाद 80 बात करता है राज्यसभा के बारे में, और 81 बात करता है आपका लोकसभा के बारे में। तो 79, 80, 81 सो रो लोमा के सरला। ठीक है, तो संसद, राज्यसभा, लोकसभा हो गया। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है पार्लियामेंट का, ये जो है कि तुम्हारा कि जो है लोकसभा और राज्यसभा, एक को बोला जाता था जो है कि काउंसिल ऑफ स्टेट, और एक को बोला जाता था हाउस ऑफ पीपुल। बट 1954 में इसका हिंदी नाम दिया गया है, तो काउंसिल ऑफ स्टेट को राज्यसभा बोला गया, और हाउस ऑफ पीपुल को जो है कि लोकसभा बोला गया। राज्यसभा जो है कि वो क्या कहते हैं, फर्स्ट चैम्बर है या सेकंड चैम्बर है? 1 मिनट बताओ तो। सेकेंड राज्यसभा चैम्बर है। सेकेंड चेंबर है सर, बट उच्च सदन सेकेंड चैम्बर और लोकसभा फर्स्ट चैम्बर, निम्न सदन। इसमें कंफ्यूजन है ना किसी को? नहीं सर। तो ये जो है कि राज्यसभा, देखो लोकसभा फर्स्ट चैम्बर है, राज्यसभा सेकंड चैम्बर है। लेकिन उच्च सदन और निम्न सदन के मामले में राज्यसभा उच्च सदन है, अपर हाउस, और लोकसभा लोअर हाउस कहलाता है। क्यों कहलाता है, कैसे कहलाता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पहले कौन बैठते थे? ब्रिटेन में जो पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति होते थे वो बैठते थे। हाउस ऑफ कॉमन्स में कौन है? जो चुन के पीपुल लोग आते हैं, जो मैंगो पीपल। मैंगो पीपल आते थे। तो उसी तरीके से तो जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं, जो नवाब लोग बैठा करते थे, अमीर लोग, पढ़े लिखे लोग, धनाढ्य लोग, तो उसको बोला जाता था उच्च सदन। तो सेम टू सेम हमारे यहाँ भी स्थिति है राज्यसभा में, क्योंकि कुछ मेंबर को जो है कि नियुक्त करने का भी है, 12 मेंबर को नियुक्त भी करते हैं हम लोग, शिक्षा उक्षा के दृष्टि से, जो उन्होंने आर्ट कल्चर ये सब के क्षेत्र में काम किया हो। तो इसलिए जो है कि उसी के तर्ज पे हम लोगों को भी बनाया गया, राज्यसभा उच्च सदन कहलाएगा। कहीं नहीं लिखा हुआ है ये सब बातें, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है, बस एक कथी चलते आ रहा है प्रथा कि ठीक है इसको उच्च सदन कहते हैं। निम्न सदन, हाउस ऑफ पीपुल जो वहाँ पे कहलाता था, उसी को यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, निम्न सदन बोलते हैं। अगर अमेरिकन पार्लियामेंट से इसको जो है कि कंपेयर किया जाए तो कैसे होगा? हाउस वहाँ ऑफ पे रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट हाँ उच्च सदन होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव निम्न हाँ, तो सदन अमेरिकन होता है। पार्लियामेंट वहाँ पे जो है कि संसद को कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस में 2 पार्ट होता है, एक सीनेट जिसको कि अपर हाउस बोलते हैं, और एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। वहाँ भी चुनाव होने वाला है, और जो है कि आपका ब्रिटेन में चुनाव हो चुका है। तो हाउस सीनेट क्या होगा, उसका अपर हाउस होगा, उसमें 100 सीट है मात्र। सीनेट में 50 स्टेट है अमेरिका में, हर राज्य को 2 सीट दिया गया। अभी कैसे दिया गया वो समझाएंगे। उसके बाद जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे क्या है हमारे इंडिया में, जो है कि उसको वहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को लोअर हाउस, हाउस ऑफ सीनेट को जो है कि अपर हाउस बोला गया है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। भारत, ब्रिटेन और अमेरिका तीनों का सिस्टम क्लियर है। यस यस सर। सर। चलिए उसके बाद देखते हैं। तो फर्स्ट चैम्बर सेकंड चैम्बर में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नो सर। देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है कि वो किसी भी मेंबर के हाउस के मेंबर नहीं होते हैं, वो पार्लियामेंट में बैठते भी नहीं हैं, फिर भी जो है कि उसको इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है। इसका कारण ये है कि जितने भी बिल पास होते हैं किसी भी हाउस में, वो जो है कि कैन नॉट बिकम ए लॉ विदाउट द प्रेसिडेंट असेंट। तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के वो नियम नहीं बन सकता है। इसलिए जो है कि पार्लियामेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा इक्वल टू कुल मिला के तीनों मिलके बनता है संसद। कारण ही इसका यही है। तो चूंकि जो है कि वो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सदस्य नहीं है, फिर भी जो है कि वो कुछ प्रोसीडिंग्स करते हैं पार्लियामेंट के, जैसे कि वो समन करते हैं, वो प्रोग्रेशन कर सकते हैं, वो हाउस को डिजॉल्व कर सकते हैं, वो जो है कि लोकसभा को एड्रेस करते हैं, वो ऑर्डिनेंस इशू करते हैं। ठीक है, और तो इस तरीके से कुछ काम जो है लेजिस्लेटिव कार्य ही है इनका प्रेसिडेंट का, लेकिन ये प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, इसलिए उनको जो है कि पार्लियामेंट का एक इंटीग्रल पार्ट बोला जाता है। लोकसभा को एड्रेस कब कब करते हैं ये जरा से जान लीजिए।
कि किसी भी ईयर का पहला सेशन जब होता है लोकसभा, तब उसको वो एड्रेस करते हैं, या किसी भी जो है कि नए चुनाव के बाद अगर कोई लोकसभा मिलती है पहली बार, तब उसको एड्रेस करते हैं। तो इस साल 2024 में प्रेसिडेंट अभी तक 2 बार लोकसभा को एड्रेस कर चुके हैं। एक तो स्टार्टिंग में जनवरी फरवरी में जब बजट सेशन चल रहा था, उसमें उन्होंने एड्रेस किया था, और एक बार अभी आज से 3-4 दिन पहले जस्ट जो है कि ये खत्म हुआ है, विशेष सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, और उसमें जो है कि लोकसभा को एड्रेस करके द्रौपदी मुर्मू जी गई हैं, जिसमें खूब हंगामा हो रहा था, अग्निवीर वगैरह का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये है। उसके बाद देखिए ब्रिटिश पैटर्न पे, हाँ सर एक सवाल यहाँ है कि राष्ट्रपति जो है वो किस ये सदन को जो है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा या दोनों सदन हो, उसको आहूत और सत्रावसान कर सकती है। तो इसका जो ये भी है कि एक साल में कितने सत्र को या कितनी बार जो है इसको सत्रावसान या ये आहूत कर सकते हैं। प्रश्न क्या पूछना चाह रहा, प्रश्न पूछो ना। प्रश्न मेरा यही है कि एक वर्ष में राष्ट्रपति जो है कितनी बार किसी लोकसभा या राज्यसभा के सत्र को सत्रावसान या जो है आहूत कर जितना बार प्रधानमंत्री बोलेगा उतना बार करेगा। हमारे यहाँ जो संविधान में लिखा हुआ है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए, तो वो संवैधानिक नॉर्म के हिसाब से साल भर में 2 सेशन चलेगा ही चलेगा। बीच में हमारे यहाँ ऐसे जो है कि कन्वेंशन के हिसाब से 3 सेशन चलता है, बजट सत्र, उसके मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। अगर प्रधानमंत्री 5 बार बोलेगा बुलाने के लिए तो 5 बार बुलाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, अब 5 बार बोलेगा उसको सत्राहूत करने के लिए तो 5 बार करेगा। ये उसके मर्जी पे है, प्रधानमंत्री की मर्जी पे है। ठीक है, देखो हमारे यहाँ पे क्या है कि जो ब्रिटिश पैटर्न है, तो ब्रिटेन में पार्लियामेंट में कौन कौन होते हैं, ये हो सकता है पूछ ले, क्योंकि वहाँ इलेक्शन हुआ है अभी। बताओ कौन कौन होते हैं। एक राजा होता है प्रेसिडेंट के जगह पे, और ये एक होता है हाउस ऑफ लॉर्ड, एक हाउस ऑफ कॉमन। तो अभी जो है कि किंग है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है जो अपर हाउस कहलाता है, और एक हाउस ऑफ कॉमन्स है। अभी वहाँ पे जो चुनाव हुआ है, किसका चुनाव हुआ है? प्रधानमंत्री का। हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव हुआ है। यस सर। ये कौन जीत के आए हैं? क्या अरे इसको फिर से पढ़ लेना, ये हो सकता है पूछ ले। देखो बता देते हैं। 14 वर्ष बाद जो है कि सत्ता में लेबर पार्टी जीत के आए हैं। लेबर पार्टी की सरकार वहां पे बनी है, कंजर्वेटिव पार्टी की हार हुई है। वहाँ 2 मुख्य पार्टी है, एक लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी। अदर भी पार्टियां हैं, ये कंफ्यूजन में मत रहना कि 2 ही पार्टी है। अमेरिका में भी 2 पार्टी सिस्टम नहीं है, ब्रिटेन में भी 2 पार्टी सिस्टम नहीं है, और भी पार्टियां हैं वहां पे भी। ठीक है, लेबर पार्टी के जो कियर स्टारमर हैं, वो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनने के लिए जा रहे हैं। लेबर पार्टी का इतिहास कुछ इस तरीके से है कि लेबर पार्टी की स्थापना जो है कि वर्ष 1990 में लेबर रिप्रेजेंटेशन कमेटी LRC के नाम से हुई थी, 1900 ईस्वी में 900। ठीक है, उसके बाद जो है कि ये वामपंथी झुकाव के तरफ काम करता था, और इनका काम क्या था कि ये लेबर के मताधिकार के रूप में जो है कि बात उठाता था। 1924 में पहली बार लेबर पार्टी सत्ता में आई, लेकिन जो है कि इनकी सरकार जो है कि कुल 11 महीने तक ही चली थी। ठीक है, उसके बाद इनको क्या किया गया था कि ये लेबर पार्टी वाले जो हैं, ये लोग, इनका उद्देश्य था कि श्रमिक पुरुष और श्रमिक आंदोलन के हितों का प्रतिनिधित्व करते हुए कामकाजी पुरुषों को निर्वाचित करवाना। और 1900 ईस्वी में इसका नाम था लेबर रिप्रेजेंटेटिव कमेटी LRC, जिसका कि नाम 1906 में बदल के लेबर पार्टी कर दिया गया। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1900 ईस्वी में हुई है। 1906 में इसका नाम जो है कि लेबर पार्टी कर दिया गया था। पहले 1900 में इसका नाम था लेबर रिप्रेजेंटेटिव कमेटी, और ये जो है कि इसका उद्देश्य यही था कि श्रमिक लोगों को आंदोलन करके इसको किसमें भेजना, तो संसद में भेजना। और 1922 में पहली बार ये जो है आधिकारिक रूप से पार्टी सरकार में आई थी, लेकिन सत्ता में जो है कि वो 11 महीने तक रही, उसके बाद चली गई। अभी ब्रिटिश के जो नए प्रधानमंत्री हैं कियर स्टारमर हैं, वो कंजर्वेटिव पार्टी को पराजय देने के बाद जो है कि वो ब्रिटेन में आए हैं, और उनका एक नारा है राष्ट्रीय नवीनीकरण। वो बार बार इस बात को बोलते हैं कि राष्ट्रीय नवीनीकरण होगा, अब यहाँ से जो है कि कुछ नया शुरुआत होने के लिए जा रहा है। ठीक है, और भारत के साथ क्या है, असर होने वाला है इसके तहत। तो जो FTA है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बात बहुत दिन से ब्रिटेन के साथ चल रहा है हमारा, आज तक कंक्लूड हो नहीं पाया है। तो इन्होंने बोला है कि जो है कि हम आएंगे तो इसमें FTA भारत के साथ करेंगे। अब देखो कितना करते हैं कितना नहीं करते हैं। उम्मीद हो कि FTA का समझौता
ब्रिटेन के साथ हो। तो यही जो है कि लेबर पार्टी से 14 साल बाद सत्ता में लौट के आए हैं। कियर स्टारमर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं अभी। ठीक है, तो ब्रिटेन में भी यही सिस्टम है, क्राउन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है और हाउस ऑफ कॉमन्स है। जबकि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है कि वहाँ के कांग्रेस का सदस्य नहीं है। मतलब जैसे हमारे यहाँ संसद होता है वैसे उसके यहाँ कांग्रेस होता है। कांग्रेस में 2 बॉडी है, एक सीनेट है और एक जो है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। सीनेट जो है कि अपर हाउस उसका कहलाता है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लोअर हाउस कहलाता है। ठीक है, तो जो सिस्टम ब्रिटेन में है क्राउन इन पार्लियामेंट, ये सिस्टम है ब्रिटेन का। तो उसी तरीके से भारत में क्या है, प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट। हमारे यहाँ भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, जो कार्यपालिका होता है वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। ठीक है, यही संसदीय लोक प्रणाली का ये विशेषता है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेटिव के प्रति जो है कि रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन जो तुम्हारा ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, जैसे कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो वहां पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, जुडिशरी तो सब जगह अलग होता है, वहाँ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी तीनों अलग अलग ऑर्गन है। वो किसी के प्रति कोई जो है कि जवाबदेह नहीं होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि कार्यपालिका जो डीएम सीएम लोग हैं, ये किसके प्रति जवाबदेह हैं, तो सीएम के प्रति जवाबदेह हैं। ठीक है, या पीएम के प्रति जवाबदेह हैं। इसलिए जो है कि इसको बोला जाता है संसदीय प्रणाली। ठीक है, हमारा कंपोजिशन हाउस का कैसा है, तो हमारा कंपोजिशन जो है कि राज्यसभा का ऐसा है कि 250 मेंबर होने चाहिए मैक्सिमम, जिसमें 238 जो है कि रिप्रेजेंटेटिव होगा और 12 जो है कि नॉमिनेटेड होगा। तो अभी तत्काल में जो चल रहा है मामला 245 का चल रहा है, जिसमें 229 मेंबर जो है कि राज्यसभा से आया है, सॉरी स्टेट से आता है। राज्यसभा में तो सारा 245 मेंबर है, 229 मेंबर राज्य से, 4 मेंबर जो है कि यूनियन टेरेटरी से, जिसमें कि 3 दिल्ली से और 1 पुदुचेरी से है, और 12 मेंबर नॉमिनेट होता है। जोड़ोगे कितना होगा, 229 प्लस 4 233 233 प्लस 12 245 245 हाँ। पूर गया। 229 राज्य से, 4 स्टेट से, 3 दिल्ली से, 1 पुदुचेरी से हो गया उसमें, और जो है कि 12 मेंबर जो है कि नॉमिनेट किया जाता है। उसके बाद जो है कि जो राज्यसभा में सीट होता है वो 4th शेड्यूल के अंतर्गत आता है। सब लोगों को पता है ना ये बात। यस सर। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन जो राज्यसभा में होता है वो कैसे होता है, तो इलेक्टेड मेंबर का इलेक्शन कैसे होता है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से जीत के जो लोग आते हैं वही मेंबर फिर जो है कि राज्यसभा के सांसद को मतदान करता है। ये पता है ना। यस सर, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के हिसाब से वोटिंग होता है। इसमें भी इलेक्टोरल कॉलेज होता है, और इसके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन है, जो राज्य विधानसभा में विधायक चुन के आते हैं वही लोग वोट करते हैं इनके लिए, करते हैं ना। यस सर। ये इसमें ये अप्रत्यक्ष तरीका से होता है ना, ये क्योंकि डायरेक्ट अप्रत्यक्ष तो तरीके से होता है। ये आइडिया है सबको। इलेक्टोरल कॉलेज की जब बात आती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज से राष्ट्रपति का चुनाव होगा इलेक्टोरल कॉलेज से, लेकिन राज्यसभा के मेंबर का भी चुनाव होता है तो वो भी इलेक्टोरल कॉलेज से ही होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के तहत होता है। और राज्यसभा का जो सीट एलोकेट किया गया है वो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन किया गया है। ये समझो, अमेरिका में जो राज्यसभा का सीट एलोकेट किया गया है वो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट किया गया है, कि हर स्टेट को 2 सीट दे दिया गया है फिक्स करके। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा राज्य की आवाज उठाने के लिए बॉडी बनी हुई है ना, तो यहाँ पे यस क्या सर। गया है कि पॉपुलेशन के बेसिस पे दिया गया है। तो आपको वेरिएशन दिखेगा, जहां उत्तर प्रदेश को 31 राज्यसभा सीट है, बिहार को 16 राज्यसभा सीट है, वहीं त्रिपुरा को मात्र 1 राज्यसभा सीट है। ये पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ डिसाइड किया गया इंडिया में, जबकि यूएसए में ऐसा नहीं किया गया। यूएसए में जो है कि 50 सीट है, और कुछ जो है कि 100 मेंबर है इस वहां पे, और 2 जो है कि फ्रॉम ईच स्टेट से। तो 50 स्टेट है, हर स्टेट को 2 ही मेंबर मिला हुआ है। मतलब राज्यसभा का पावर होता है ना, बहुत सारे विधेयक वगैरह में पावर रहता है। तो राज्य का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए वो पावर बैलेंस रहे, हर स्टेट की बात बराबरी से सुनी जाए, चाहे स्टेट छोटा हो या बड़ा हो। इसलिए यूएसए ने क्या किया है कि हर स्टेट को मात्र 2 सीट दिया है, चाहे कितना ही बड़ा स्टेट अलास्का हो, चाहे वाशिंगटन डीसी जैसा एक छोटा सा स्टेट हो उनका। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया भी एक उनका स्टेट ही है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन है। यूनियन टेरिटरी को भी हमारे यहाँ जो एक रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है, दिल्ली और पुदुचेरी को, और बाद बाकी को क्यों नहीं मिला हुआ है। जम्मू कश्मीर को भी मिला है सर, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी और दिल्ली। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा सीट किधर से आ गया अभी। सर 4 है ना राज्यसभा सीट जम्मू कश्मीर में।
अभी कहाँ दिया नहीं गया है। है? जब अभी जम्मू उनको जम्मू कुछ भी नहीं कश्मीर मिला है, का उनको प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट देने का अधिकार कहीं कुछ है ही नहीं। जब तक वहाँ फ्रेश इलेक्शन नहीं हो जाएगा कुछ होने वाला नहीं है अभी तक। पहले था भी नहीं है जी। अब इलेक्शन होगा जम्मू कश्मीर में, और जब इलेक्शन हो जाएगा तो ये बात है कि वहाँ उसको राज्य का दर्जा दे दिया ही जाएगा पहली ही बार। ठीक है, अभी जम्मू कश्मीर का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। नॉमिनेटेड मेंबर 12 होते हैं राज्यसभा में। तो ये कहाँ से होते हैं, किस किस फील्ड से हो सकते हैं? एक तो आर्ट, दूसरा लिटरेचर, yes, sir. तीसरा साइंस, और चौथा जो है कि सोशल सर्विस। इसी फील्ड से हो सकते हैं। तो जब सचिन तेंदुलकर को मतलब कि राज्यसभा में लाया गया था, तो देखो चार ही है, आर्ट है, लिटरेचर है, साइंस है, सोशल सर्विस है। सचिन तेंदुलकर थे प्लेयर, तो उनका तो कोई फिट बैठता ही नहीं है, तो वो खेल से थे ना। yes, sir. लेकिन सचिन तेंदुलकर अच्छा, कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा के मेंबर थे एक समय, पता है ना। yes, sir. तो वो उसको किस दृष्टि से लाया गया था, कौन सा कोटा में लाया गया होगा? आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस। समाज उसको सेवा कला सर। नहीं समाज कला सेवा। कला कला सोशल सर्विस। आर्ट सर। बोला गया कि खेलते हैं और खेलते हैं कलात्मक तरीके से। कला। इसीलिए ठीक है, तो इसलिए उसको आर्ट से लाया जाए। ये पर ये फॉर्म में स्टेट सुधा मूर्ति गई है ना। नहीं नहीं हाँ, अभी नहीं नहीं सुधा मूर्ति सर, सोशल सर्विस से गई हैं। जानते सर हम्म ये एक्चुअली राजीव शुक्ला के द्वारा कहा गया था, कांग्रेस हम्म के वो थे। हम्म राजीव शुक्ला ने कहा था कि खेलते हैं वो कलात्मक रूप से, इसलिए कला के रूप में दिया जाए। उसको कला के रूप में लाया जाए, तो सचिन तेंदुलकर को कला के क्षेत्र से डाला गया। ठीक है। सर ऐसा ही एक काम हुआ है सर, इसके मोदी सरकार ने भी ऐसा ही एक विवादित काम किया था। चीफ हम्म जस्टिस थे रंजन गोगोई, वो जब हम्म रिटायर किए तो उनको भी जो है हम्म ले आया गया। हम्म उनके बारे में भी पूछा गया कि इनको कैसे लेके आए, तो उनको कह दिया गया कि नहीं ये जो है समाज सेवा से आए। तो हम्म रंजन गोगोई से पूछा गया आपने कौन सा समाज सेवा किया है। हम्म अब ये एक बड़ा प्रश्न था, रंजन गोगोई ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। रंजन गोगोई के बारे में कहा जाता है आए थे कोठा बंद करवाने के लिए, अब खुद मुजरा करने लगे। ये सही किसी बात बोले। बहुत बड़े स्कॉलर ने उनके बारे में बोला था कि ये प्रेसिडेंट मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। और उसके बाद उनके ऊपर कौन कौन से आरोप लगे थे, एक तो वो तो सबको पता ही है। वो खुद ही अपने मतलब कि वो मामले का जज बन गए थे। उसके बाद फिर जस्ट जैसे ही रिटायर किए नहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, तुरंत जाकर के राज्यसभा में सदस्यता ले लिए। और वो लंबा लंबा बयान दिए थे कि हम जो है जुडिशरी में रिफॉर्म लाने के लिए बहुत सारा बात उठाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हुआ गया कुछ नहीं। खैर वो चलता है। तो कंपोजिशन ऑफ लोकसभा को देखते हैं। कंपोजिशन ऑफ लोकसभा में जो है कि 552 सीट हो सकता है। ठीक है, जिसमें कि 530 जो है कि मेंबर ऑफ स्टेट होगा, 20 जो है कि मेंबर ऑफ यूनियन टेरेटरी होगा, और 2 जो है कि एंग्लो इंडियन वाला होगा जिसको कि अब हटा दिया गया है। तो अभी होगा कितना? 550 ही होगा। 550 में चल कितना रहा है अभी? 545 ही चल रहा है। ठीक है, अभी 545 दो एंग्लो इंडियन रुक गया है अभी ना। 543 ही चल रहा है, 545 भी नहीं, जो एंग्लो इंडियन को रोक दिया गया है। तो 530 जो है कि क्या है, स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव है, और 13 लोग जो है कि यूनियन टेरेटरी से रिप्रेजेंटेटिव है, जिसमें 6 सीट तो पूरे दिल्ली को है। ठीक है, और एंग्लो इंडियन को चूंकि नहीं है तो 530 मेंबर जोड़ोगे स्टेट से पूर जाएगा, और 13 मेंबर जो है कि यूनियन टेरेटरी से पूरेगा तुम्हारा। ये सबको डिटेल में इसलिए पढ़ लेना है क्या कि अभी ताजा ताजा इलेक्शन हुआ है, हो सकता है पूछ ले। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीट लोकसभा में कैसे बनाया जाता है? तो लोकसभा में जो है कि हर राज्य को पहले किया जाता है, एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड कर दिया जाता है, और उसके टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड करने के बाद उसमें 2 बात का ध्यान रखा जाता है। देखो, एक तो जो राज्य का सीट है जैसे कि बिहार है, तो बिहार में 40 सीट है ना, तो 40 कंस्टिट्यूएंसी जो उन्होंने डिवाइड किया है, तो उस 40 कंस्टिट्यूएंसी में एक तो हर राज्य में पॉपुलेशन का जो रेशियो आए वो सेम आए, कि उत्तर प्रदेश को 80 दिया गया है, बिहार को 40 दिया गया है, तो वो 80 सीट और 40 सीट के बीच का पॉपुलेशन रेशियो ठीक रहे। पहली बात का ध्यान रखता है वो। दूसरा बात का डिलिमिटेशन में ध्यान इस बात का रखा जाता है कि जो हर स्टेट में हर जो है कि पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी है, जैसे कि भागलपुर है, बांका है, उसका पटना है, पटना साहिब है ना, पटना सिटी का अलग सीट है, पटना का अलग सीट है। ठीक है, उसी तरीके से तुम्हारा उजियारपुर है, बहुत सारा सीट है। तो हर सीट में चाहे उजियारपुर हो चाहे पटना सिटी हो, उसमें पॉपुलेशन का रेशियो ध्यान रखा जाता है कि लगभग लगभग सेम पॉपुलेशन रहे। कोई एक जिला एक सीट नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, बिहार में कितने जिले हैं? 38 सीट की संख्या
40 है। तो कोई जिला जो है कि कोई जरूरी नहीं है कि कोई जिला का सारा क्षेत्र एक ही, जैसे भागलपुर लोकसभा सीट है, भागलपुर लोकसभा सीट के अंदर पूरे भागलपुर का सारा जो है कि क्षेत्र आता है, वो नहीं जरूरत है। जो सुल्तानगंज वाला क्षेत्र वो बांका लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन के रेशियो का ये लोग ध्यान रखते हैं जब डिलिमिटेशन करते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि ये इस बार इलेक्शन हुआ है तो पूछ सकता है कि सीट एलोकेशन कैसे होता है। तो सीट एलोकेशन में भी पॉपुलेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी का रेशियो जो है कि उस बात का ध्यान दिया जाता है कि जो सीट अलॉट हो राज्य में उसका भी जो है कि पॉपुलेशन का रेशियो ठीक रहे, और जो सीट अलॉट हो फिर राज्य के अंतर्गत जो सीट अलॉट होते हैं उसमें भी पॉपुलेशन का रेशियो इक्वल रहे। ये बात समझ में आई? दो जगह रेशियो मिलाया जाता है। ये समझ में आया? दो जगह कहाँ कहाँ रेशियो मिलाएंगे? यस सर, एक होता है कि आपका पॉपुलेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी में हम लोग इसलिए सेंटर का देखते हैं, और एक पॉपुलेशन कंस्टिट्यूएंसी में हम लोग स्टेट का देखते हैं। तो वो चीज का ध्यान रखा जाता है। अभी तक जो है कि हम लोगों का सीट री एडजस्टमेंट के बारे में बात किया गया था कि हर एक जो है कि जनगणना के बाद तो सीट का री एडजस्टमेंट होगा। लोकसभा का जो है कि डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा और सीट की संख्या घटाई बढ़ाई जाएंगी। लेकिन ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत जो है कि उसको कुछ दिन तक फ्रीज किया गया था। वो अभी तक जो है कि उसके बाद 2026 तक उसको फ्रीज करके रख दिया गया है। और तभी से लेकर के वो पहले 1971 का जनगणना लेता था, फिर 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया, जिसमें कि जो है कि तुम्हारा क्या कहते हो 1991 का जनगणना लेना स्टार्ट कर दिया था। तो इस तरीके से वो चल रहा है। और अभी जो है कि तत्काल 87 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के प्रोविजन के हिसाब से जो है कि 2001 के सेंसस को यूज किया जा रहा है। तो ये 2026 तक रहेगा। ये 2026 तक रहेगा, क्योंकि जो मोदी सरकार जनगणना नहीं करवा रही है, इसमें एक बात ये भी कहा जा रहा है अब ये जो सेंसस करवाएंगे ये 2026 के बाद ही करवाने वाले हैं। और हर जगह राष्ट्रपति के भी चुनाव में ये लिखा हुआ है, फ्रीज किया हुआ है, सब चुनाव में लगभग जगह ये मसला फ्रीज किया हुआ है। उसके बाद जो है कि वो डिलिमिटेशन कमीशन बैठाएंगे और 2029 के इलेक्शन से पहले जो है कि ये सीट का संख्या बढ़ाने के फिराक में है। इसलिए जनगणना अभी 1 आध साल तक होने का कोई चांस नहीं है। जनगणना होने से दूसरी बात ये भी डर रहती है सरकार को कि सरकार गिर सकती है। कैसे? जनगणना जब होना स्टार्ट होता है और जनगणना का जब डाटा पब्लिश होता है ना, उसमें पूरे भारत के पूरे ज्योग्राफी का एक एक बात जो है ना कच्चा चिट्ठा निकल के आता है। कितना गरीब है, कितना अमीर है, कितना अनुसूचित है, किसके घर में कुर्सी है, किसको पक्का का मकान है, किसको गाय है, किसको भैंस है, किसको दुकान है, हर चीज उसमें बकायदे कॉलम किया हुआ रहता है। अभी तो और हंगामा चल रहा है कास्ट बेस्ड सेंसस का। अगर कास्ट बेस्ड सेंसस करवा दिया तो उसमें तो और भी चलेगा। इस राज्य में इतनी जाति है, इसकी इतनी आबादी है, ये इतने गरीब हैं, ये इतने अमीर हैं। ठीक है, तो वो उससे जो है कि पूरा पिक्चर ही क्लियर हो जाता है कि भारत विश्व गुरु बनेगा कि कौन सा गुरु बनेगा, वो दिखने लगता है। एक तरफ गरीबी इतना भरमार है, उसके बाद फिर इनकम इनइक्वालिटी दिखेगा। इसलिए सरकार ने जनगणना को रोक के रखा है, जनगणना होने नहीं दे रहा है। इसका 2 कारण है, एक तो सरकार को डर है और दूसरी बात जो है कि ये यही सेंसस वाला जो मसला चल रहा है इसीलिए। ठीक है, एक और कारण है, बीच में एक मामला उठा था कि जिसकी जितनी भागीदारी जिसकी जितनी संख्या बारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये तो चलते रहता है। अब इसके चलते जो बिहार में जो यादवों का जो ये बोलबाला हुआ, तो बोल रहा था कि यादवों की सीट बढ़ाओ, तो वो जो एक मैटर बढ़ गया। और उसके बाद अभी तो पटना हाईकोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगाया है। बीपीएससी में वैकेंसी नहीं आने का एक कारण ये भी पड़ा हुआ है कि उसका क्या होगा नहीं होगा, कुछ पता नहीं चल रहा अभी तक। तो रीएडजस्टमेंट हुआ था पहले 1952 में, 1962 में, 1972 में और 2002 में 4 बार जो है कि ये डिलिमिटेशन कमीशन बैठा था और इन्होंने जो है कि डिलिमिटेशन किया था सीटों का। ठीक है, ये यूपीएससी में इस बार पूछ दिया था। आप सोच नहीं सकते हो कि लक्ष्मीकांत का कौन सा लाइन उठा करके पूछ देगा, ये कहना मुश्किल है। इसलिए लक्ष्मीकांत को जब भी पढ़ें तो अच्छे से पढ़ें। उसका तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, तो राज्यसभा में जो है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, जबकि लोकसभा के इलेक्शन में क्या होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम काम करता है, जो जीता वही सिकंदर। ये देखो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या मेजोरिटी के लोग जीत के आते हैं? कभी कभी मेजोरिटी के लोग, कभी कभी जो है माइनॉरिटी के लोग भी जीत के आते हैं। माइनॉरिटी के भी आते हैं। तो जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है उसको लोकसभा में इसलिए अडॉप्ट नहीं किया गया। उन्होंने उस समय 2 बात बोली थी। 2 बात क्या बोली थी कि एक तो डिफिकल्टी होगा वोटर को अंडरस्टैंड करने में पूरा सिस्टम, क्योंकि वोटर उस समय अनपढ़ थे। उसके बाद जो है कि दूसरा बात इन्होंने ये भी बोला था कि इस तरीके से अगर करवाने के लिए जाएंगे तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत पेचीदा प्रोसेस है, ये प्रोसेस करवाना जो है कि संभव उनको नहीं लग रहा है। तो 2 बात उन्होंने तब कहा था और 2 बात अभी तक चलते आ रहा है। 1952 में पहला चुनाव हुआ था,
2024 में 18वीं लोकसभा का चुनाव हो गया। ठीक है, ये बात क्या सिखाता है कि एक बार अगर आपने तैयारी कर लिया है, एग्जामिनेशन तब भी निकलेगा, एग्जामिनेशन अब भी निकलेगा, और एक बार अगर आपने तैयारी नहीं किया है, ना एग्जामिनेशन तब निकला था, ना एग्जामिनेशन अब निकलेगा। यही ना है सिस्टम। यस एक बात तो जान लो, जिसका पीटी निकलता देखना बार बार पीटी निकल जाता है जिसे तैसे करके, जिसका मेंस रुकता है उसका बार बार मेंस ही रुकते रहता है। तो वो जिस ढर्रे पे पढ़ाई करते रहते हैं जीवन भर उसी ढर्रे पे पढ़ाई करते रह जाते हैं। इसीलिए होता है, जब तक आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आएगा, जिस तरीके से आपने पिछली बार पढ़ा था अगली बार उसको अलग तरीके से नहीं पढ़ेंगे, सवाल ही नहीं है सिलेक्शन होने वाला है। और जिसका नहीं होता उसका नहीं होता। तो ये जो एक मोनोटोनिसिटी बन जाती है उसका, जो सिलेक्शन का क्या कहते हो